नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है सासू माँ का फैसला। अम्मा, करवा चौथ आ रहा है। इस बार मेरे और दीदी के लिए सूट कब सिलवाओगी? ले आओ बहू। पर तुमने तो आज तक करवा चौथ पर मेरी तरफ से खरीदा कोई सूट सिलवाया ही नहीं। तुम हमेशा अपनी पसंद से लाती हो, फिर सारे सूट क्यों जमा कर रही हो? सिलवाने का बड़ा झंझट रहता है अम्मा। मैं तो इस बार रेडीमेड सूट लाऊंगी, दुकानदार ही अल्टर करवा देता है। अगले ही दिन जब अरुणा देवी को पता लगा कि प्रीति की आज छुट्टी है, तो उन्होंने सुबह ही अपनी बहुओं से कहा, तृप्ति, प्रीति, तुम दोनों नाश्ता करके बाजार चली जाओ। दोपहर का खाना मैं खुद बना लूंगी। करवा चौथ के लिए सूट और दूसरा सामान ले आओ। शाम के समय बाजार में भीड़ भी ज्यादा हो जाती है और बच्चे भी घर में होते हैं। और हाँ, ये लो 5,000 रुपए दोनों के लिए। सुबह 10 बजे के करीब दोनों बहुएं बाजार के लिए निकल पड़ी। दोपहर के खाने का सारा प्रबंध अरुणा देवी ने कर लिया। 1:30-2 बजे के करीब बच्चे स्कूल से आ गए तो उन्होंने पोते पोतियों को खिला पिलाकर सुला दिया। 3 बजे के करीब दोनों बहुएं हाथों में बड़े बड़े पैकेट उठाकर घर लौटी। बड़ी देर लगा दी। चलो पहले कपड़े बदल कर हाथ पैर धो लो और खाना खा लो। सुबह नाश्ता करके निकली थी। मैं भी तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अम्मा, आपने तो खा लिया होगा। कहाँ खाया, पहले बच्चों का इंतजार करती रही, फिर सोचा चलो तुम्हारे साथ खा लूंगी। पर अम्मा, वो प्रीति कहने लगी कि चलो छोले भटूरे खा लेते हैं, तो हमने तो वही खा लिए। क्या तुम दोनों सड़क पर खड़ी होकर खा कर आई हो? अरे बाजार का खाना ही था तो घर ले आती। किसी ने देखा होगा तो क्या कहेगा? तृप्ति, तू तो बड़ी थी, तुझे तो अपने बाबूजी का स्वभाव पता है। अम्मा, इसमें इतना हाय तौबा क्यों कर रही हो? हमने कौन सा यहाँ मोहल्ले के बाजार में खाया है? हम तो शास्त्री नगर के मॉल में गए थे, वहीं खाया है। तृप्ति दीदी, आप भी ना कितना डरती हैं। प्रीति, ये डरने की बात नहीं होती। हर घर परिवार के कुछ नियम होते हैं, उन्हें जानना समझना चाहिए। हमें कोई परहेज नहीं तुम्हारे घूमने फिरने से। बस तुम्हारे बाबूजी को पसंद नहीं कि सड़क पर खड़े होकर खाया जाए। यहाँ तक कि वे खुद भी सारे नियम मानते हैं। चलो ठीक है, तुम दोनों को तो भूख नहीं। तृप्ति, मेरे लिए खाना लगा दे। खाना खाने के बाद अरुणा देवी ने सामान दिखाने के लिए कहा, तो बड़ी बहू तृप्ति ने अपना सूट, चूड़ियां, नए बिछुए आदि दिखा दिए। पर प्रीति बोली, अम्मा, यही सब कुछ मैं भी लाई हूँ। इस बार हम दोनों ने ही सिले सिलाई सूट लिए हैं। थोड़ी सी फिटिंग करवानी पड़ी, इसलिए तब तक हम छोले भटूरे खाने बैठ गए थे। हाँ हाँ, मैं समझ गई कि मॉल के अंदर बैठकर खाए हैं, वहां से मुझे कोई परेशानी नहीं। अगले दिन जब प्रीति ऑफिस चली गई तो बातों बातों में तृप्ति ने सास को बताया, अम्मा, प्रीति ने तो अपने लिए काफी महंगा सूट खरीदा है। कहने लगी कि अम्मा के दिए 5,000 में मेरा सामान नहीं आएगा। मैं अपने पैसे मिलाकर अपने लायक सूट खरीद लेती हूँ। आप तो घर में रहती है ना, तो आपके लिए तो बहुत है ये पैसे। आप तो उसकी आदत जानती ही हैं। तुझे अपना सूट पसंद है या नहीं? नहीं तो दोबारा जाकर बदल ले या एक और सूट खरीद ले। नहीं अम्मा, मुझे पसंद है और मैं इतनी तड़क भड़का पहनती भी नहीं हूँ। अरुणा देवी ने याद किया कि छोटी बहू प्रीति हमेशा ही किसी न किसी बात से तृप्ति को यह एहसास करवाती रहती है कि वह तृप्ति से अलग है। उन्हें याद आया कि शादी के बाद जब प्रीति अपने पहले करवा चौथ पर मायके गई थी, तो वापसी पर उसने तृप्ति के सामने शेखी मारते हुए कहा था, मम्मी ने 10,000 की तो साड़ी दिलवाई है मुझे, बाकी सामान रहा अलग। उनको पता है कि मैं ऐसा वैसा कपड़ा तो पहनती ही नहीं। अब बाहर जाती हूँ, घर में रहने वाले तो कैसा भी पहन ले, फर्क नहीं पड़ता। तब अरुणा देवी ने टोकते हुए कहा था, अच्छा, तभी तुम्हारी मम्मी ने सास की साड़ी इतनी सस्ती सी भेजी। सोचा होगा घर में ही तो रहती हैं। पर प्रीति, उनका दामाद तो बैंक में मैनेजर है। ऐसा पट सेट कमीज बेटा सब अपने हिसाब से अच्छा पहनते हैं और खरीदते हैं। इस तरह की बातें नहीं किया करते कि किसने क्या पहना या क्या दिया। उस दिन अरुणा देवी ने बात पे बात बोल दी थी और प्रीति को समझाने की कोशिश की थी। पर प्रीति आदत से मजबूर तृप्ति को अक्सर ये जाहिर कर देती थी कि वो कमाती नहीं है। वो तो तृप्ति ही इतनी समझदार है कि छोटी समझकर उसकी बातों को अनसुना और अनदेखा करती रहती है। वरना आजकल कौन किसकी सुनता है। प्रीति को तो शायद याद भी ना हो कि वो अपने बच्चों की स्कूल कब गई थी
या उनकी अध्यापिकाओं ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या चर्चा की। हाँ, अच्छे नंबर आने पर प्रीति मिठाई का बड़ा सा डिब्बा लाकर कहती, लो दीदी, मुंह मीठा करो, शौर्य और नित्या फर्स्ट आए हैं अपनी क्लास में। और तृप्ति मुस्कुराते हुए कह उठती, हाँ प्रीति, शौर्य और नित्या, तन्मय और अवनी, हमारे चारों ही बच्चे अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट आए हैं। प्रीति अपने बच्चों शौर्य और नित्या के लिए नई नई ड्रेस लाती, पर आज तक कभी जेठानी या उनके बच्चों के लिए 5 रुपए भी खर्च नहीं किए थे। अरुणा देवी जानती थी कि शौर्य और नित्या अपनी बड़ी ताई और बड़े भाई बहन से बहुत प्यार करते हैं। तभी तो एक दिन छोटी नित्या अपने कमरे से कोई स्पेशल सी नमकीन लेकर दौड़ती हुई आई और रसोई में ताई के पास जाकर उन्हें मुंह खोलने का आग्रह करते हुए बोली, बड़ी मम्मी, खाकर देखो कितनी मजेदार है, मम्मी लाई है। अरुणा देवी जानती थी कि प्रीति अपने कमरे में चोरी छिपे खाने पीने का सामान रखती है। रात में पानी रखने के नाम पर छोटा सा फ्रिज भी उसने दूसरे मकसद से ही रखा है। दूसरी तरफ तृप्ति है, जो दोपहर में बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने के लिए छोटी छोटी कहानियां लिखकर रखती है, ताकि बच्चे अच्छी बातें सीखें। यही कारण था कि खाना खाकर ब्रश करके चारों बच्चे तृप्ति के कमरे में पहुंच जाते और नई कहानी सुनकर ही सोने जाते। उस समय प्रीति सबसे बेखबर अपने मोबाइल में लगी रहती। आज तो प्रीति ने हद ही कर दी। अपनी अलमारी से एक पुराने से बैग में कुछ सूट भरे और रसोई में नाश्ता बनाती तृप्ति से बोली, दीदी, कल रात अलमारी से कपड़ों की छटनी की है। इस बैग में कुछ सूट हैं। अब मैं तो बाहर जाती हूँ तो मेरे पहनने लायक नहीं रहे। आप तो घर में रहती है ना, पहन लेना। आपको पता है कि मैं ऐसा वैसा कपड़ा तो पहनती नहीं। महंगे सूट हैं, अच्छा है पहन लोगी। मैं निकलती हूँ। इससे पहले कि तृप्ति कुछ कहती, प्रीति अपने दुपट्टे को लहराती हुई निकल गई। अम्मा बताओ, बचपना की भी हद होती है। प्रीति ने तो मुझे नौकरानी ही समझ लिया है। आपस में कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं, पर जहां मान सम्मान हो वहां, ऐसे तिरस्कार के साथ नहीं। बेटा, मूर्ख है ये प्रीति, तू कुछ मत बोलना। मुझे ही इसे बोलकर समझाना पड़ेगा, क्योंकि बिना बोले अकलमंद तो समझ भी जाए, पर इसे ऐसे समझ आने वाला नहीं। अरुणा देवी ने सब सोच विचार कर लिया। शाम को उन्होंने दोनों बहू बेटों को बुलाया और बड़ी पोती अवनी के साथ छोटे पोते पोतियों को ऊपर जाकर खेलने के लिए कह दिया। देखो प्रखर, प्रीति को तो मैं बहुत समझा चुकी, पर ऐसा लगता है कि दुनिया में एक वही नौकरी करती है, और अगर कोई नौकरी नहीं करता तो वो गया गुजरा है। प्रीति, कल सुबह से तुम अपने बच्चों, अपने पति और अपने लिए नाश्ता और दोपहर का खाना खुद बनाओगी। इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तृप्ति अपने पति, बच्चों और हम दोनों पति पत्नी का खाना बनाएगी, पर प्रीति, तुम रात के समय हम दोनों का खाना भी बनाओगी। ऊपर के हिस्से में अपना सामान इतवार तक रख लेना। अभी तक राशन तुम्हारे बाबूजी लाकर देते थे, अब अपना अपना खर्च खुद करो। पर अम्मा, बात क्या हुई? प्रखर का इतना पूछना था कि अरुणा देवी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक एक एक बात बता डाली। अगर प्रीति के मन में तृप्ति के लिए अपनापन और सम्मान होता तो आपस में एक दूसरे का काम करने में या कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं थी। पर अगर इन सब के बिना तुम केवल अपना कूड़ा निकाल रहे हो तो तृप्ति या जतिन को फर्क पड़े ना पड़े, मुझे पड़ता है। अरे अम्मा, इतनी छोटी छोटी बातों पर? प्रखर ने कहना चाहा। नहीं, मैं नहीं चाहती कि ये छोटी छोटी बातें बड़ा रूप धारण कर लें और रिश्ते बिखर जाएं। प्रीति, ये जो तुम रात दिन पैसा पैसा करती हो ना, ये तुम्हारे बच्चों को संस्कार और अच्छी परवरिश नहीं दे सकता। तृप्ति भी कमा सकती है, पर कमाई के साथ अगर परिवार के लिए समय, संतुष्टि, अपनापन और सम्मान नहीं है तो पैसा होते हुए भी तुम खाली हाथ रह जाओगी। तृप्ति के काम की कीमत लगाकर देखना, तुमसे कहीं ऊंचे ओहदे पर और कई गुना अधिक सैलरी की हकदार मिलेगी। प्रखर शर्मिंदा होकर बोला, भाभी, मैं प्रीति की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। इसकी बातों पर मत जाओ प्लीज भाभी। प्रखर, ये तेरी भाभी का नहीं, मेरा और तेरे बाबूजी का फैसला है। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा, माफ कर दीजिए, इतना तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एक मौका दीजिए दीदी, मैं अपनी गलती मानती हूँ।
पर सचमुच मैंने कभी माँ बनकर कुछ नहीं सोचा। क्या एक मौका दे सकती हैं? तृप्ति ने सास की तरफ देखा और बोली, अम्मा, एक मौका तो दुश्मनों को भी दिया जाता है, ये तो अपने हैं। चलो बच्चों को बुलाओ, कब तक ऊपर खेलते रहेंगे? सुबह उठने में देर लगाएंगे। तृप्ति, तू गलती कर रही है, इसे माफ करके। ये सुधरने वाली नहीं है। अरुणा देवी ने चेताया। अम्मा, ये सुधरेगी, कितना भी बुरा आदमी हो। जब बात अपने बच्चों के भविष्य की आती है तो आदमी को सुधरना ही पड़ता है। और अगर नहीं सुधरेगी तो आपका फैसला स्वीकार करने में मैं भी देर नहीं लगाऊंगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और प्रीति इस बात को गहराई से जान गई कि छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं। अब वो ऑफिस जाने से पहले भी तृप्ति के साथ घर के कामों में सहयोग करती, हर किसी की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखती और सबसे बड़ी बात, चारों बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करती। तृप्ति ने मुस्कुराकर सास से कहा, देखा अम्मा, मैं ना कहती थी कि प्रीति अपने आप को जरूर बदलेगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि घर संभालने वाली गृहिणी का योगदान नौकरी पेशा बहू से कम होता है? क्या अरुणा देवी द्वारा लिया गया सख्त फैसला परिवार को टूटने से बचाने के लिए सही था? अगर तृप्ति प्रीति को माफ ना करती तो क्या परिवार में ये बदलाव संभव हो पाता? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये पारिवारिक कहानी सासू माँ का फैसला पसंद आई होगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसों से सहूलियतें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन रिश्ते और संस्कार केवल प्रेम और सम्मान से ही कमाए जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे अगले एक और नई, दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें अनुमति दीजिए, जल्द फिर मुलाकात होगी।